आज चल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसमें तीनों का एक साथ हम लोग लेंगे, पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, और इनका रिलेटिव रेट भी आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इनमें तीनों में कौन ज्यादा जो है सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और क्यों। तो हम लोग जो है एक जनरल रिएक्शन के थ्रू ही इसमें चलने का प्रयास करेंगे, बाकी इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आप नॉर्मल ऑब्जर्व करते हैं वो करेंगे ही। जैसे हमने कहा, आपने देखा ये आपका पाइरोल हो गया, ये आपका फ्यूरान हो गया, और ये आपका जो है थायोफिन, ये आपका है। और इसका रिलेटिव रेट जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो बेंजीन से कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, बेंजीन हो गया, इनके रिलेटिव रेट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक, और ये भी ध्यान रखिएगा जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होगी वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पे होगी? सेकेंड पोजीशन पे। सेकेंड पोजीशन का मतलब हो गया हेट्रोएटम को नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 2 या अल्फा सब्स्टिट्यूशन, अल्फा सेकेंड पोजीशन को हम लोग अल्फा भी कहते हैं, अल्फा सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इसी के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन। मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन मतलब काहे सेकेंड पोजीशन पे ही होता है ये भी आपको बताएंगे, और कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहला आइए देखते हैं, जितने भी हमने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, all heterocyclic compound prefer to show electrophilic substitution reaction at second position, prefer to show electrophilic substitution reaction at second position, यानी सेकंड पोजीशन ये जो लिया गया ये और ये यहां की बात होगी। तो अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट ईयर में ही, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कम से कम 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप, पहले स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप का नाम इलेक्ट्रोफाइल का इंट्रैक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और तीसरा लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये 3 स्टेप होते हैं, तीनों स्टेप को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, और नंबर 1 जो आपका है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन की बात हम लोग यहां कर रहे हैं। ठीक, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है आपका, जैसे देखिए ई और एनयू, ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एनयू का मतलब न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप इसको डिसोसिएट करने की बात कर रहे हैं, ये ब्रेक होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरह से टूटेगा और बन जाएगा NU-। इलेक्ट्रोफाइल बहुत सिंपल सा मेथड होता है, जनरेशन बहुत सिंपल सा होता है भाई। इलेक्ट्रोफाइल बन गया क्योंकि हम जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल, जिसे तीनों कवर हो जाए एक साथ, तीनों कवर हो जाए एक साथ, आप देखेंगे फिर उसके बाद तीनों का अलग अलग रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको शार्ट पड़ेगा, वरना आप इंडिविजुअल पढ़ते पढ़ते काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पहला स्टेप हुआ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इन पर, अटैक करेगा इन पर, यानी इन पर अलग अलग अटैक करेगा, और अलग अलग अटैक करेगा तो जो
कार्बोकैटायन बनेगा वो कार्बोकैटायन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज जो ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन अगर हो रही है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो ऑटोमेटिक वो ज्यादा बनेगा, और जो ज्यादा बनेगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ज्यादा करेगा। ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में। तो आइए सबसे पहले चीज जो है एक का देखते हैं, उसी के आधार पे दूसरा बना देते हैं। ठीक है भाई, एक को देखते हैं उसी हिसाब से दूसरा बना देते हैं। तो हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। दूसरे स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करिए तो आप देखिए, पहले हम एक ले रहे हैं, ये आपका हो गया NH लोन पेयर यहां पे, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो हम पहले जो है आपका बता रहे हैं कहां पे अटैक करने की बात, इस पे अटैक करने की बात, सेकंड पोजीशन पे। अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक करना चाहते हैं आप तो यहाँ H होगा ही, H है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ जुड़ना चाहता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, मतलब ये आ रहा है इसके पास और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजेगा कि जाओ उनको जो है अपने साथ अटैच कर। तो देखिए ये अगर सिचुएशन यहाँ हो रही है तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, उसको आप देखिए, ये सिचुएशन H यहाँ हो गया, E यहाँ आ गया, प्लस चार्ज यहाँ हो गया, और ये इस तरह से हो। ये अगर इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखिए तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। कैसे? अगर ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाए, अगर ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाए, तब देखिए NH और यहां डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज यहां आ गया, लोन पेयर यहां दिखाई दे रहा है, यहां E है और यहां H, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है भाई, अगर आप इसी को और रीअरेंज करना चाहिए, अब देखिए चूंकि हमने बताया लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने में यूज होता है, तो अगर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने में यूज होती है, ये वाला बॉन्ड अगर यहां आ जाए, तो अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो NH, N पे प्लस चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, और यहाँ पे E है और यहाँ पे H है। तो इसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, इसे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड कह रहे हैं, इसे स्ट्रक्चर नंबर थर्ड कह रहे हैं। इसकी चर्चा भी किया जाएगा। पहले और भी हेट्रोसाइकिल की देखते हैं। ये तो आपका पाइरोल हुआ, ये आपका पाइरोल हुआ। फ्यूरान में देखिए, फ्यूरान का अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्यूरान में भी तो यही अरेंजमेंट दिखाई देगा। इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पे अटैक करे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद ये जो अरेंजमेंट दिखाई देगा आपको, वो अरेंजमेंट कैसा होगा, EH प्लस चार्ज और यहाँ लोन पेयर, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये आपका अरेंजमेंट हो जाए, और O, ये यहाँ पे E, यहाँ पे H, और आपका ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, फिर ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा इसमें भी, और ये आपका आ गया किस तरह का अरेंजमेंट भाई, ये NH और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, सॉरी O, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये लोन पेयर, और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ E और यहाँ H, वही चीज यहां पर भी आ गया। अब वही चीज थायोफीन में भी देखिए। अब थायोफीन का आप बनाइएगा, हम सिर्फ जो स्ट्रक्चर है हम इसको फर्स्ट ए कह रहे हैं, इसे सेकंड ए कह रहे हैं, इसे थर्ड ए कह रहे हैं, और इसका जो है इसी का देख रहे हैं हम, इसी लास्ट वाले बना के S प्लस E और H। ठीक है भाई, अब बाकी यहां पे ये बन जाएगा थर्ड बी।
ये बन रहा है। ये स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, ये स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये स्ट्रक्चर बना दिया। अगर इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग कंपेयर करें तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, अगर इनकी हम चर्चा कर रहे हैं तो ये अगर उसी तरह सबके आपस में चर्चा हो जाएगी भाई। पहला, दूसरा, तीसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या करेंगे, रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन आपको मालूम है इन तीनों में कौन ज्यादा सबसे स्टेबल दिखाई दे रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, हर एटम का ऑक्टेट पूरा है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस थर्ड वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा है और यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये इस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा है। जैसे देखिए इस एटम को अगर देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहा है, ऑक्टेट पूरा है। इस एटम को देखिए 1 2 3 4, ऑक्टेट पूरा है। यहाँ पर भी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ 4। हर एटम का यहाँ ऑक्टेट क्या है, पूरा है। यहाँ पर ऑक्टेट इस स्ट्रक्चर में पूरा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा है, यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा है। इसका मतलब इन तीनों की अगर कंपैरेटिव स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर लीजिए, यानी थर्ड ए और थर्ड बी को अगर कंपेयर करिए तो तीनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, यानी स्ट्रक्चर थर्ड में जो हम लोग कह रहे हैं, स्ट्रक्चर थर्ड, ईच एटम है इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, ठीक। और इसलिए शोज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, shows maximum contribution towards resonance hybrid, रेजोनेंस हाइब्रिड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ये शो करेगा। क्या कहा हमने, स्ट्रक्चर थर्ड में प्रत्येक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ये वाला स्ट्रक्चर शो करेगा। अब अगर हम तीनों का आपस में कंपेयर करें, तीनों का आपस में कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं, देखिए ध्यान से, तीनों का आपस में कंपेयर करें, स्ट्रक्चर उसको बना दे रहे हैं। अब देखिए तीनों में जो हेट्रो एटम है, कंपैरिजन ऑफ थर्ड ए, थर्ड बी, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, पहले हम थर्ड और थर्ड एक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन एटम easily accommodate the positive charge on it, आसानी से अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एकोमोडेट कर लेगा, इन कंपैरिजन टू किसके, ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 आपने कहा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 कहा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर एकोमोडेट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पाइरोल का जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फ्यूरान के थर्ड स्ट्रक्चर से। तो हेंस वी कैन से पाइरोल structure third is more stable than furan structure third A, ठीक। और इसी वजह से hence pyrrole shows
more electrophilic substitution reaction than pyrosulfuran। ये हो गया, ये हो गया, यहां पे तो ये हो गया। अब हम इसी तरह से सल्फर का लेते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट आप सल्फर वाले में लगा दीजिए, अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है सल्फर वाले में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इफ सेम concept apply for what? Sulfur एटम। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर दें सल्फर एटम के लिए, सल्फर एटम के लिए अप्लाई कर दें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है देन नाइट्रोजन। इट मीन्स थर्ड बी आर मोर स्टेबल। बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं। क्यों? अब इसका कारण आपको समझना है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो सल्फर के साथ वही कॉन्सेप्ट क्यों नहीं ले रहे? ये समझने वाली बात है, इसको समझने का प्रयास करिए। अब बहुत सिंपल चीज है, अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने यहां पे कहा है जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे पाई बॉन्ड बन रहा है, यहां कार्बन है और यहां क्या है? नाइट्रोजन है। यहां पे क्या है? कार्बन है। यहां पे क्या है? ऑक्सीजन है। यहां पे क्या है? कार्बन है और यहां पे क्या है? सल्फर। ध्यान दीजिएगा, जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहां पे वो कौन कौन है? तो इसका कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। 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 इसका कौन सा ऑर्बिटल है? 2p और इसका कौन सा ऑर्बिटल है? 3p। इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, 2p 2p ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस और 2p और 3p के बीच में कांट इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ठीक? इनके बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, कांट इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, यानी 2p और 3p के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि डिसिमिलर साइज, ड्यू टू डिसिमिलर साइज, कांट इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। ठीक है भाई। अब जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा। अब पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे कम हो गया, ड्यू टू पुअर इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ p pi bond, इन थायोफिन कर साथ में करते हैं। इन थायोफिन स्ट्रक्चर थर्ड बी is less stable than third A and third. That's why thiophene are
लेस रिएक्टिव देन व्हाट, फ्यूरान एंड पायरोल। फ्यूरान और पायरोल से कम रिएक्टिव होगा, ठीक है भाई। इसी वजह से फ्यूरान और पायरोल से ये कम रिएक्टिव होगा भाई, ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से तो हम लोग इसको समझा सकते हैं भाई, ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर बेंजीन से कंपैरिजन करते हैं, अब कंपेयर विद बेंजीन, अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं विथ बेंजीन, तो आपको मालूम है बेंजीन में एटम्स कितने हैं, 6, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो प्रपोर्शन क्या आ जाएगा, 1:1। और 5 मेंबर में क्या है, 5 मेंबर की बात कर रहे हैं, तो 5 मेंबर में क्या है, एटम्स कितने हैं, 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो पर एटम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 1.2। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी 5 मेंबर में। तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन shown by heterocycles than किसके, बेंजीन, ठीक है भाई। अब बेंजीन में इस तरह से कोई स्ट्रक्चर भी नहीं पाता है, सच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन आर नॉट फॉर्म इन बेंजीन। और इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उसमें कम हो जाएगी। इस तरह का जो इंटरमीडिएट आपका बना हुआ है 5 मेंबर में, बेंजीन में नहीं पाया जाता, और इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें और एक सीक्वेंस दिखा दें, तो देखिए द रिलेटिव रेट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहां आता भी बहुत है। द रिलेटिव रेट्स ऑफ रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या क्या रिलेटिव रेट है देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा पायरोल है, पायरोल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। बेंजीन के इस जो निकाला गया रिलेटिव टू बेंजीन है भाई, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव टू बेंजीन, ये बेंजीन के रिलेटिव निकाला गया है। पायरोल का जो वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻18, 3 × 10⁻18 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। और फ्यूरान जो होता है 6 × 10⁻11, फ्यूरान जो होता है 6 × 10⁻11। थायोफीन जो होता है 5 × 10⁻9। और बेंजीन जो होता है इसका रिलेटिव रेट 1। अब इतना समझ लीजिए, तो ये रिलेटिव रेट इनका है, यानी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। ये रिएक्टिविटी इसकी जो है डिक्रीज कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो कंपैरिजन जो हमने किया कार्बोकैटायन को बेस मान करके, उसके आधार पे हमने यही कहा कि पायरोल का जो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर थर्ड, वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फ्यूरान, इन कंपैरिजन टू थायोफीन। और बेंजीन में तो ये कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर बनता ही नहीं इस तरह का, तो इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। और वैसे भी बेंजीन की रिएक्टिविटी का कारण हमने बताया कि पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होती है 5 मेंबर में, इसलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है। दूसरा रीजन वही कार्बोकैटायन वाला हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। इस आधार पे आप जो है इस चीज को बता सकते हैं। अगर आप इसी को ओरिएंटेशन के जो कह रहे थे ओरिएंटेशन देखेंगे, तो ओरिएंटेशन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए ओरिएंटेशन अभी हमने आपसे कहा ना, ओरिएंटेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अगर मान लीजिए
हमने कहा कि दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, अगर तीसरे नंबर पे होगा तो क्या होगा? प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बताया था ना, प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूशन सेकंड, इफ सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट थर्ड, देन ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड वाला हम दिखा दे रहे हैं आपको। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, ये है NH, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल ले आइए, इलेक्ट्रोफाइल ले आए, ठीक, कहां अटैक करेगा? अटैक अब यहां करना है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए, NH प्लस चार्ज, और यहां AH है, और यहां आ जाएगा E, और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, अब आप इसको देखिए ध्यान से, यहां लोन पेयर है। अब अगर इसको रीअरेंज करना चाहेंगे तो रीअरेंज करने पे ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर, ये वाला लोन पेयर यहां आए, ये NH, और यहां डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज यहां, और H, और ये E, यही तो हुआ, यही तो हुआ आपका। ये सीधा सीधा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब इसके अलावा आप घूमेंगे कहां? अब तो कहीं नहीं जा सकता ना, ये प्लस जो है अब कहीं नहीं जा सकता। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां लाएंगे तो डबल बॉन्ड बगल बगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी रिजल्टिंग कार्बोकैटायन कितने बन रहे हैं? सिर्फ 2। अगर हम सब्स्टिट्यूशन थर्ड पोजीशन पे कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट जो बन रहा है स्ट्रक्चर, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ओनली 2, ठीक, 2 ही बन रहा है। और रिजल्टिंग इंटरमीडिएट अगर 2 बन रहा है तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा, हेंस लेस स्टेबल, क्योंकि आप तो यही कहते हैं ना, मोर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। तो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो 2 बन रहा है जब थर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूशन में हम जब बना रहे हैं तो 3 बन रहा है, उल्टा हो गया, 3 पे कर रहे हैं तो 2 बन रहा है, 2 पे कर रहे हैं 3 बन रहा है। इसका मतलब है ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें बनेगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रेफर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका क्या होता है? सेकंड पे। हाँ, ये हो सकता है जब सेकंड पोजीशन ब्लॉक हो तब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? थर्ड पे। मान लीजिए सेकंड पोजीशन पे कोई ग्रुप पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, वो किस पोजीशन पे होगा? थर्ड पोजीशन पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो यही चीज हमने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताया। और इसका जो लास्ट स्टेप आपने कहा लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो आप प्रोटॉन रिलीज कर दीजिए, अब बाकी काम हो जाएगा। यानी अगर आपने थर्ड स्टेप का जो नाम है लॉस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगर हम इसी को दिखा दे ध्यान से, देखिए यही तो कहा, NH, यहां पे आपका E आ गया, यहां H आ गया, यहां लोन पेयर है, और आपका यहां प्लस चार्ज है। अगर यहीं पे प्रोटॉन निकाल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल लाएंगे ना भाई, यहां न्यूक्लियोफाइल लाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां से शिफ्ट कर दे, और जैसे ही शिफ्ट करेगा ये तुरंत फिर से आपका बन जाएगा NH, और यहां E और डबल बॉन्ड, और H और न्यू के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। यानी ये तीनों स्टेप मिला करके मैकेनिज्म हुआ। हमने आपसे ये भी बताया कि काहे सब्स्टिट्यूशन सेकंड पे होता है, थर्ड पे नहीं होता है, और जब सेकंड पोजीशन ब्लॉक है तो सब्स्टिट्यूशन कहां हो सकता है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। तो इन सभी चीजों को आप समराइज करके पढ़ डालिए, और उसके बाद इनके जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं उनको देखिए। मेजॉरिटी में आपका बन रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर क्लोरीन जुड़ रहा है, कहीं सेकंड पोजीशन पे जुड़ रहा है, तो 2 क्लोरो पायरोल, 2 क्लोरो फ्यूरान, 2 क्लोरो क्या बनेगा? 2 क्लोरो आपका पायरोल फ्यूरान या थायोफिन बन रहा है। इसी तरह से अगर नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो बस रिएजेंट आपका जो होगा, रिएजेंट जो होगा वो थोड़ा अलग रहेगा, रिएजेंट जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो उन रिएजेंट को देख करके आप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चार्ट बना के देख लीजिए, और उसमें जो एक्सेप्शन होंगे
उनको अलग कर लीजिए और उसको नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व किया जाएगा। जब भी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो उनको देखा जाएगा। लेकिन इतनी बातों को आप समराइज करके पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे टाइम टू टाइम ऐसे ही हम जो है आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप सब मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपको जो ऑर्गेनिक का कंटेंट अभी मिल रहा है, इसी तरह से हम लाइव आकर के यूट्यूब पे पर डे आपको जो है पर डे आने के बाद जो है आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबका कंटेंट अवेलेबल कराएंगे। उसके लिए जरूरी है आपका सहयोग, और आपका सहयोग किस रेस्पेक्ट में, आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मोर देन 1K यानी 1000 होने में जितना भी है उससे ज्यादा होगा, तब ये चीजें आएंगी। और जिस हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है उस हिसाब से आपको कंटेंट भी घर बैठे बैठे मिलेगा, और धीरे धीरे आप घर बैठे बैठे इसकी तैयारी करिए। तो इतनी बातों को समराइज करते हुए अब नेक्स्ट टर्न मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।